मुझे उम्मीद है कि आपका आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम 2025 का जो पेपर है वो बहुत ही शानदार रहा होगा। आपको पता है कि आपके केमिस्ट्री के पेपर में 150 क्वेश्चन थे, उनमें से 140 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे। और सबसे खास बात बता दो आपको कि जो एचगुड क्लासेज के ऑनलाइन कोर्स है, स्टडी मटेरियल है, उसमें 140 में से 135 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये मान के चलो। और जो क्वेश्चन आए ना वो ऐसे, जो भी स्टूडेंट एचगुड क्लासेज का अगर उससे ढंग से मेहनत करी होगी तो उसको लगा होगा अरे यार मैंने पढ़ा था वैसे ही क्वेश्चन आ गया, जैसा पढ़ा था वैसे क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे रहे होंगे। मतलब मजे ही मजे, ये मान लो। यहां पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके एक तो आंसर की, डिटेल में आंसर की मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ चैप्टर वाइज एनालिसिस भी यहां पर करने वाला हो कि किस पेपर के, मतलब किस टॉपिक के, किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन आपके आए, कैसे क्वेश्चन आए, डिटेल में यहां पर मैं आपको बताऊंगा, ताकि इससे आपको अंदाजा लग सके भाई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन यहां पर आए हैं अलग अलग चैप्टर के, है ना। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, देखो भाई आपको पता है कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के कितनी 36 सीट है ना। तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन कितने स्टूडेंटों का होगा, 36 का ही सिलेक्शन होना है। तो कुल मिलाकर आपको नेक्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशन की गाइडलाइन भी यहाँ पर मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि भैया कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से अभी ट्रेंडिंग मतलब लेटेस्ट में आ रहे हैं, तो आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट आरपीएससी एग्जाम के लिए, है ना। तो ए टू जेड यहाँ पर आपको पता चलने वाला है। तो कंप्लीट यहाँ पर अपन टॉपिक वाइज एनालिसिस अब साथ के साथ आंसर की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भैया यहाँ पर जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री जीपीसी, ठीक है ना, जिसमें से एक क्वेश्चन आया और एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का, है ना, आपको पता है इसे। अब फिजिकल केमिस्ट्री में से कौन सा क्वेश्चन आया भैया, जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री में ये सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखी है ना। आंसर इसका क्या होगा, सेकंड होगा। बाकी इस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। सॉल्यूशन में दिक्कत आए तो आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर अपन मेन फोकस कर रहे हैं आंसर की, है ना। और ये सब बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड में किसी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन 6 नंबर के है। देखो अगर अपन लास्ट ट्रेंड देखे पहले वाला तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे। इस बार क्वेश्चन की संख्या एटॉमिक स्ट्रक्चर से काफी कम कर दिए है ना। तो लेटेस्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर से यहाँ पर थोड़े कम क्वेश्चन आए। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो एक तो सिंपल ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, जिसमें मैचिंग खेल रहा है। आंसर इसका फर्स्ट होगा। तो आपको पता है कि जब एल की वैल्यू 2 होगी तो एम की वैल्यू 3 पॉसिबल ही नहीं है। एम की वैल्यू एल के बराबर या उससे छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन में ये इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट ही आपसे यहाँ पर पूछा है ना, नॉट पॉसिबल, है ना। तो उस कंडीशन में एक आ जाएगा ना। इस तरह से बिल्कुल एज इट इज कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। बाकी सॉल्यूशन तो मैं आपको डिटेल में आगे करवाने ही वाला हूँ। ये आप देख सकते हो डी बाई यहाँ पर लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये देख सकते हो सिंपल एनर्जी ऑर्डर का क्वेश्चन है। ये सब मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है ना, आराम से साथ के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री से भी पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे, है ना, 2-3 क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन लेटेस्ट में केवल एक क्वेश्चन इससे दिया है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है ना। केवल एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो है वो सिंपल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। देखो नोट से डायरेक्ट उठकर आया है। एज इट इज आपको नोट्स के अंदर फॉर्मूला लिखा रखा है ना, एज इट इज फॉर्मूला लिखा रखा है, कॉपी पेस्ट हुआ ये मान के चलो आप। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। देखो नेक्स्ट यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स से भैया अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर आए। 7 क्वेश्चन 14 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। और केमिकल काइनेटिक्स से जो क्वेश्चन आए ना, आप देख सकते हो ये सारा ये सब कुछ, है ना। आरएनए इक्वेशन, आरएनए इक्वेशन का केवल नेचुरल लॉग ले रखा है, जिसमें ये आ जाएगा, है ना, नेचुरल लॉग लेते, है ना। ये सब कुछ यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से, ये सिंपल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट वगैरह निकालना है, बहुत अच्छी तरह से करवा रखा है मैंने, है ना। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ अच्छे से बता रखा है ना। बाकी सॉल्यूशन जो कराऊंगा काफी डिटेल में मैं आपको करवाने वाला हूँ। सीधा सीधा ये क्वेश्चन यहाँ से आए हुए, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप ये देख सकते हो कि 90% 10 हर्ष में होता है तो 99% कितने आवर में होगा। एज इट इज कॉपी में लेकर रखा है ना। सीधा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हुआ है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। इसी तरह से यहाँ पर ये भी बिल्कुल सिंपल सा केस है
है ना, हाइड्रोलिसिस का, इसमें भी कुछ खास है यहाँ पर है नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फोटोकेमिस्ट्री। देखो फोटोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो फोटोकेमिस्ट्री से केवल एक ही क्वेश्चन आया। देखो फोटोकेमिस्ट्री पहले केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको करवा रखी थी लास्ट में, है ना। अभी हमने करंटली फोटोकेमिस्ट्री बिल्कुल अपडेट करी थी उसके अंदर, कोर्स के अंदर, बिल्कुल उसी से ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था जो एक क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी इसमें नया कुछ नहीं है। जिसने भी फोटोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी बहुत अच्छे से करवा दी होगी, है ना। एज इट इज वैल्यू वहाँ पर मैंने बता रखी है कि जो ऑक्सीजन मिक्स करते हैं, ऑक्सीजन मिक्स करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिक्रीज होती है ना। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो देखो हमेशा मैं बोलता था कि थर्मोडायनेमिक्स से 12-13 क्वेश्चन आते हैं, और इस बार तो वो रिकॉर्ड भी टूट गया। 12-13 क्वेश्चन नहीं आए थर्मोडायनेमिक्स से, यहाँ पर 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए, 28 मार्क्स। एक सिंगल चैप्टर है ना, जिससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स से देखो इतने सारे क्वेश्चंस आने का जो मेन रीजन है ना, मेन रीजन है वो एक्चुअली क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स आपके 3 लेवल पर दे रखा है। 3 लेवल कौन कौन से है ना, 3 लेवल कौन कौन से, देखो एक तो 12th स्टैंडर्ड है, साथ के साथ ही ग्रेजुएशन लेवल है और पीजी लेवल है। तीनों लेवल पर थर्मोडायनेमिक्स दे रखा है ना। इसलिए यहाँ पर 14 मार्क्स के 14 क्वेश्चन मतलब 28 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से है, और हर बार इससे 12-13 क्वेश्चन तो नॉर्मली आते ही थे। इस बार 14 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन से क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना, केवल स्पॉन्टेनिटी को कनेक्ट करके देखना है। डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उसमें वैल्यू रखोगे प्लस माइनस जैसा बता रखा है, ऑटोमेटिक आंसर 3 आपको पता चल जाएगा, है ना। बिल्कुल इस तरह से जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर है ना, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा। भाई यहाँ पर क्या है कि सिंपल सिस्टम को ही तो पूछा है, कितना सिंपल करके पूछा है सिस्टम को। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आपके द सिस्टम इन विच नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मतलब एक सिस्टम में जो मैटर को तो एक्सचेंज नहीं करता लेकिन एनर्जी को एक्सचेंज करता है। सिस्टम है जिससे हीट एक्सचेंज होती है लेकिन कोई मास एक्सचेंज नहीं होता, भैया क्लोज सिस्टम होता है ना। तो अच्छी तरह से लिखा रखा है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और लगभग सारे कॉन्सेप्ट हेस लॉ वगैरह से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉपी के अंदर करवा रखा है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है ना, एज इट इज फॉर्मूला उठकर आया, सीधा फॉर्मूला मैंने आपको नोट्स के अंदर भी लिखा रखा है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज सारा का सारा पेपर आपको नोट्स से ही देखने को यहाँ पर मिलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना, आप देख सकते हो किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बाकी डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा ना, जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। वो भी जो डिटेल सॉल्यूशन होगा वो भी बिल्कुल चैप्टर वाइज फॉर्म में होगा। एटॉम में के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेगा, उनका सॉल्यूशन एक साथ मिलेगा, थर्मो के एक साथ सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, है ना, ताकि आप हर चैप्टर को अच्छे से समझ सको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई हो रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब बात यहाँ पर करते हैं, देखो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन है 16 मार्क्स के। देखो इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आए। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ना इलेक्ट्रोलिसिस में अपन पढ़ते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलिसिस देखा जाए तो आपके सिलेबस में दे नहीं रखा था, है ना, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस से भी यहाँ पर क्वेश्चन आया है इस बार, है ना। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, क्वेश्चन सिंपल था ना, थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाते तो आपको समझ में आ जाता। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि 1 मोल KMnO4 है ना MnO2 में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर कितनी +4 है, +7 से +4 में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का परिवर्तन भैया, 3 का, है ना। तो 1 मोल पर 1 इलेक्ट्रॉन परिवर्तन होता तो 1 फेराडे चाहिए, तो 3 मोल में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब 3 फेराडे की नीड यहाँ पर रहेगी ना। कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा, तो 3 फेराडे यहाँ पर आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा केस है, एज इट इज मैंने यहाँ पर करा रखा। डी बाई हकल लिमिटिंग लॉ आपको पता बहुत अच्छे से अपन ने नोट्स के अंदर करा रखा है, जिससे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आयनिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से करा रखा है, सिंपल फॉर्मूला है ना, I इक्वल समेशन CI/ZI स्क्वायर, अच्छी तरह लिखा रखा है। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके कॉपी में करा रखे हैं, एज इट इज क्वेश्चन उठकर वहां पर आया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा ना। ये आयनिक कंडक्टिविटी वगैरह बहुत सिंपल से केस है,
आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट है सॉल्यूशन चैप्टर। 5 क्वेश्चन इससे 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर है। कौन कौन से क्वेश्चन आए उनका आंसर क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है ना, यहाँ पर आंसर 2 होगा। और ये देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। इसके न्यूमेरिकल वगैरह बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, है ना, केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, हर आंसर सीधा ही आपका आ जाएगा ना। इसी तरह से ये देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल तो क्या है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सिंपल है, नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो हर सिंपल चीज भी आपको हार्ड ही लगेगी। कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी मेटेरियल से उठकर सीधे आए हुए हैं, है ना। अगर आपने ढंग से रीडिंग भी कर ली होगी, कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए होंगे तो 100% आपने ये कर दिया होगा। और ये 140 में से 135 क्वेश्चन स्टडी मेटेरियल से आना छोटी मोटी बात नहीं भैया, लगभग पूरा पेपर ही स्टडी मेटेरियल से उठकर आ गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। और आगे का जो कंटेंट है इस बार जो हम अपडेट करेंगे वो तो ज़बरदस्त होने वाला है। उसमें से तो मान के चलो कोई क्वेश्चन बाहर जाने की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। जितने गए ना 2-5 क्वेश्चन वो भी नहीं जाएंगे, ये मान के चल रहा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। देखो नेक्स्ट जो चैप्टर है वही सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री आपको पता है सिंपल जो चैप्टर होता है, कुछ भी नहीं। 4 क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो 4 क्वेश्चन कौन कौन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये है कोलाइडल एंटीमनी, है ना, सीधा सीधा आपको लिखा रखा है काला जार उसमें, है ना। तो आई थिंक नोट्स के अंदर सीधी सीधी चीजें लिखा रखी है ना। यहाँ पर नेगेटिव सोल के बारे में अच्छे से आपको समझा रखा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। ये पॉजिटिव सोल है, क्लियर है, ये सब बता रखा है आपको। इसी तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन तो देखा जाए तो पहले भी रिपीट हुआ था, है ना। क्लियरली नोट्स के अंदर लिखा रखा है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो मोलिकुलर वेट है वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड के द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा ना। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल। ये एंजाइम वाला केस है, ये भी अच्छी तरह से नोट्स के अंदर ही लिखा रखा है, जिसमें कुल मिलाकर आपको मैचिंग करना है और कुछ भी नहीं। सॉलिड स्टेट की बात करें, है ना, सॉलिड स्टेट से 3 क्वेश्चन 6 नंबर के अंदर। सॉलिड स्टेट से पहले भी कम ही क्वेश्चन थे, इस बार भी कम ही क्वेश्चन है, और मान के चलना फ्यूचर में भी कम ही क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें इसकी तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नेटवर्क सॉलिड की बात करें। देखो नेटवर्क सॉलिड कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, डायमंड वगैरह की तरह है ना। 3D सॉलिड होते हैं, डायमंड वगैरह आप देख सकते हो, जैसे सिलिका है, डायमंड है, एटसेट्रा है। तो ये सब तो आयनिक क्रिस्टल है। तो भैया कोवैलेंट कौन सा बचा, केवल AlN यहाँ पर बचा है, इसके अलावा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो आंसर एक ही होगा, है ना। तो इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट इसमें बता रखा है मैंने, है ना। तो ये भी देख सकते हैं, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन सीधा उठकर आया है नोट्स से, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन को आपको केवल कंपेयर करना है। एफिशिएंसी देखो एफसीसी की 74 होती है, इसकी 68 होती है, इसकी 52.4% होती है। सब कुछ आपको नोट्स में मैंने लिखा रखा है ना, वैसे वैसा यहाँ पर आया है। देखो ग्रुप 3 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ग्रुप थ्योरी से भी क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर अमोनिया का पॉइंट ग्रुप आपसे पूछा है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, है ना। तो अमोनिया देखो एक ट्राइगोनल पिरामिडल मॉलिक्यूल होता है, और जितने भी ट्राइगोनल पिरामिडल मॉलिक्यूल होते हैं उन सबका पॉइंट ग्रुप C3V ही होता है ना। अमोनिया का पहले भी आया था, एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस इसको मान सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर यहाँ पर देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भैया अच्छे खासे क्वेश्चन है ना, जिसमें अगर अपन केमिकल बॉन्डिंग एंड GIUC की बात करें तो 8 क्वेश्चन 16 नंबर के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये तो सिंपल है ना, एमओ थ्योरी से। यहाँ पर तो केवल पेयर आपको देखना है, क्या देखना है, पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, सीधा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से उठकर आया है ना। तो इसकी तो सीधी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है कि यहाँ पर सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका, जैसे NO के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन एक निकल के 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। यहाँ पर भी 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, दोनों का सेम है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट बता रखा है ना। ये मैंने कॉपी के अंदर ही आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिखा रखा है कि जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होते, सीधा उठकर आया है ना, सीधा जैसे लिखा रखा है वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। और इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं सीधा VACPR थ्योरी से कि किसमें बॉन्ड एंगल, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी बॉन्ड एंगल, कितना 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल किसमें नहीं होना चाहिए। तो भैया ये SiCl4 होगा, टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है, टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल में तो 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल होते हैं, एक भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये लगभग सारी चीजें मैंने कॉपी के अंदर ही यहाँ पर करवा रखी, बाकी सॉल्यूशन कराऊंगा तो काफी डिटेल मोर भी एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो VACPR थ्योरी से मैंने आपको भी लास्ट में भी जो क्लासेस ली थी, है ना, लेक्चर लिए थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि VACPR थ्योरी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MOT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको क्लियर बताया था कि VACPR थ्योरी होगी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, है ना, और ये जो फोर्सेज, मोलिकुलर फोर्सेज वगैरह, ये कुछ टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे नज़र मार लेना। और आपने देखा लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। इसी तरह से ये LCAO से रिलेटेड है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें भी मैंने आपको क्लियर बता रखा है ना। यहाँ पर देखो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है। तो एंटी बॉन्डिंग देखो ध्यान देना, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 होता ही नहीं होता। इसका मतलब 2s इनरोल होगा, हाइड्रोजन का 1s, है ना। तो इसका मतलब p वाला तो ऐसे चले गए ये दोनों, तो अब बचे ये कितना, ये और ये। तो बॉन्डिंग में प्लस आता है, एंटी बॉन्डिंग में माइनस आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। जैसा आपको बता रखा है वैसा क्वेश्चन है, अलग से कुछ भी नहीं है। आई थिंक बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होगी ना। एमओ डायग्राम ऑफ CO2 भी मैंने आपको बता रखा है, CO2 के एमओ डायग्राम से क्लियर होगा। अच्छा ये क्वेश्चन तो देखो कितना सिंपल है, आप देखो तो यहाँ पर कि आपको पता है कि ए के अंदर जो ए है ना, ए सिंगल डीजनरेट होता है, क्लियर लिखा रखा है। ए जो होता है वो डबल डीजनरेट होता है। इसका मतलब एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा, ए के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएगा। तो इसमें एक के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, है ना। इसमें एक के अंदर कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, ई के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसे ही कट गया, सिंगल डीजनरेट है। इसमें भी एक के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केस में ये केस ऑर्डर से मैच नहीं करेगा। इसमें ई के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, जबकि पाई के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे खत्म हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर अपने पास केवल एक ऑप्शन बचता है यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन। बाकी सॉल्यूशन कराऊंगा तो काफी डिटेल में इसके एमओ डायग्राम से कंपेयर करके आपको मैं दिखा दूंगा सॉल्यूशन में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 4 क्वेश्चन है भैया 8 नंबर के, 4 क्वेश्चन है 8 नंबर के, है ना। तो यहाँ पर इस केस में आप देख सकते हो, देखो ये जो है ना फर्स्ट आईपी से अगर कंपेयर करोगे तो फर्स्ट आईपी जस्ट लाइक सेकंड आईपी का ऑर्डर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना। तो सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा कैसे ये क्वेश्चन करना है सॉल्व, है ना। बाकी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से इसको आप सोल्व कर सकते हो, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से तो मैचिंग है, ये तो सिर्फ क्या आईपी से नोमेनक्लेचर आना चाहिए, जैसे 0 के लिए नील करते हैं, 1 के लिए क्या करते हैं अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राइम। तो कुल मिला क्या होगा, जैसे अननील ट्राइम, तो इसका मतलब है कि अननील मतलब 103, है ना। तो 103 नंबर पे क्या आता है, लॉरेंशियम आता है। इस तरह से आपको यहाँ पर मैच करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा ना। तो सब तो लिखा रखा है एज इट इज नोट्स है, उसमें कुछ भी नहीं, है ना। ये यहाँ पर लगभग वही चीज आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ पर डी ब्लॉक की बात करते हैं। देखो डी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन है 4 नंबर के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो कौन कौन से भैया, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे विच ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज डज नॉट एग्जिस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो भैया जिंक भी शो नहीं करता और ये भी शो नहीं करता, इसके अंडे में केवल +3 शो करता है। ये तो करते हैं दोनों, तो ये +7 तक चला जाता है, ये भी लगभग +6 तक चला जाता है ना। लेकिन यहाँ पर देखो ये 2 है, लेकिन आपसे पूछा ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट केवल इसके अंडे में, इसलिए केवल आंसर स्पष्ट होगा, है ना। और ये सारी चीजें लगभग अपन ने नोट्स के अंदर कवर कर रखी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। ये भी बिल्कुल सिंपल से कैसे लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड ही है ना, जो हम कवर कर जाते हैं पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक वगैरह में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से अच्छे खासे 4 मैंने आपको लास्ट में जो क्लासेस ली थी उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में देखो पिछली बार 6 क्वेश्चन आए थे ना 4 टॉपिक में, इस बार 4 क्वेश्चन 4 टॉपिक, 4 ही टॉपिक है आपके उसमें से। ऑर्गेनोमेटेलिक में 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी यहाँ पर देखने को मिला है, जैसे हेप्टिसिटी वगैरह आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी क्वेश्चन दे दिया, है ना। हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, टफ नहीं, बाकी सॉल्यूशन कराऊंगा तो मैं आपको दिखाई दूंगा कैसे करना है ना। यहाँ पर ये तो सिंपल है ऑर्गेनोमेटेलिक, इससे एक तरह से गिग्नार्ड एजेंट से क्वेश्चन है, सिंपल से रिएक्शन है, नथिंग, इसमें तो कुछ भी यहाँ पर है नहीं, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो ये ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है ना। तो जिसमें भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड अपन ने पढ़ में रखा है। देखो फेरोसिन से रिलेटेड है ना। फेरोसिन आपको पता है कि क्या है, एक
एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है, लेकिन फिर भी 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है, यहाँ तक ये डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इससे ऊपर स्टेबल नहीं होता, डिकम्पोज हो जाता है। तो एक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो, अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अभी तक बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते थे। इस बार कमाल यहाँ पर क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन से 11 क्वेश्चन आए 22 नंबर के। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो ये एक तरह से ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन से कौन कौन से क्वेश्चन है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो सिंपल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इसमें तो क्या ही मैंने समझाओ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से मैंने आपको कवर करा रखा है ना। ये सिंपल थोड़ा सा मिक्स है, कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट प्लस यहाँ पर वीएसी पीआर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ना। तो ये सब तो बहुत डिटेल में आपको करवा रखा है ना, इसमें तो कुछ समझाने का है ही नहीं। बाकी सॉल्यूशन कराएंगे तो वहाँ तो बताएंगे सी भी है ना। ये सिंपल वर्नर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, कितने एचसीएल के पीपीटी वगैरह होते हैं, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल वगैरह भी यहाँ पर सोल्व करवा रखा है ना। तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, अलग से कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है ना। इसी तरह से ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो आपको पता है कि वीबीटी जो पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे ही है ना। CO+3, देखो जो CO+3 होता है कोबाल्ट+3, वो मैंने क्लियरली लिखा रखा है, केवल हेलोजन के साथ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, बाकी सबके साथ लो स्पिन बनाता है। तो यहाँ पर हेलोजन आ गया फ्लोरीन, इसलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। बाकी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इनके साथ ये लो बनता ही है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा ना। अच्छा, यहां पर देखो आपको ये इसका आंसर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड है ना। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर है तो दो क्वेश्चन को देखकर आपका दिमाग ऑटोमेटिक चल सकता था यहाँ पर कि क्या यहाँ पर सही होगा, है ना, आंसर क्या होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान देना, जैसे MnBr4 2- का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 5.9। ये तभी पॉसिबल है जब भैया ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते जैसे द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 2- 5.9 बोर मैग्नेटोन। द करेक्ट क्या है, देखो हाई स्पिन है भैया, टेट्राहेड्रल लो स्पिन होते ही नहीं, ऐसे गलत हो गया, है ना। इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एकदम सही है। और ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन T2G EG तो किस में होता है, ऑक्टाहेड्रल में होता है। यहाँ पर भी T2G EG के हिसाब से दे रखा है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में G काम में आता ही नहीं, G रेड काम में आता ही नहीं, तो वहाँ तो ET2 होता है, तो ऐसे ही गलत हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया। वो तो बिल्कुल सिंपल है, जैसा मैंने आपको लिखा रखा ना, बिल्कुल एज इट इज वैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना। और ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है। बाकी जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो बहुत डिटेल में मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट ये भी लिगेंड का है ना। तो सिंपल यहाँ पर क्या है कि जो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल, जो यहाँ पर अपन ने पढ़ी थे ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें ऑर्डर बता रखा है कि यहाँ पर क्या पूछा है कि लोवेस्ट फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब सबसे वीक लिगेंड क्या है, तो भाई सबसे वीक ही है, उससे स्ट्रॉन्ग है, ये और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना, ये फिर सबसे स्ट्रॉन्ग ये हो गया। तो वीक, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्लियर ये लिखा रखा है, कुल मिलाकर डिक टू कॉपी पेस्ट हुए क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट ही यहाँ पर नहीं होगा, है ना। इसी तरह से देखो ये सिंपल से क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये वाश डायग्राम देखो, वाश डायग्राम थोड़ा सा मैंने बताया ना आपको अभी कि 140 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के थे उसमें से 135 क्वेश्चन आपके स्टडी मेटेरियल से, है ना, एच कोड क्लासेज की स्टडी मेटेरियल से आए, है ना। जिस भी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा होगा उसको लगा होगा कि यार ये पेपर तो पूरा उठ कर आ गया। लेकिन कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी, जैसे ये वाश डायग्राम है, वाश डायग्राम आपके सिलेबस में है ही नहीं, फिर भी क्वेश्चन आ गया तो आउट ऑफ सिलेबस है। हो सकता है आपको देखने को मिले भैया ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, आगे जब फाइनल आंसर की आएगी जब, है ना। बाकी अपन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एक क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो मैं आपको शुरू से मैंने बोला था कि पी ब्लॉक से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं बैठेंगे, ये दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि पी ब्लॉक के कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आप पीरियोडिक टेबल को
केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईओसी को अच्छे से पढ़ लो तो उसके अंदर वो कवर हो जाते हैं, है ना। इसलिए पी ब्लॉक से सेपरेट क्वेश्चंस की संख्या आपको कम यहाँ पर दिखाई देती है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पी ब्लॉक चैप्टर है तो फिर पढ़ ही लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, इन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी सॉल्व कराएंगे तो कॉन्सेप्ट के बारे में फिर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अब बात करें जैसे यहाँ पर भैया ए ब्लॉक एलिमेंट, ए ब्लॉक के एक छोटा सा चैप्टर 5 क्वेश्चन 10 नंबर के यहाँ पर आए हैं। तो ए ब्लॉक के मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि भैया छोटा सा चैप्टर है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और इस बार भी आपको वही यहाँ पर देखने को मिला है ना। बिल्कुल ट्रेंड फॉलो हुआ है। ये पूरा कंपाउंड मैंने आपको बता रखा है, कॉपी के अंदर लिखा रखा है कि इसका कोऑर्डिनेशन यहाँ पर जो NO3- है वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर टोटल 6 लिगेंड के 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 12 पर आइकोसाहेड्रॉन यहाँ पर ज्योमेट्री बनती है, क्लियर लिखा रखा है कॉपी के अंदर, डिक्टो है ना उसमें से आया है ना। ये सब यहाँ पर मैंने देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर और मैग्नेटिक मोमेंट पूरी टेबल वगैरह बताई है और कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर म्यू जे वाला फॉर्मूला काम में आता है ना, वो सब मैंने आपको बता रखा है ना। तो उसी से डिक्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हुआ है, अलग से कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना, इसका आंसर 4 है ना। तो बाकी तो अपन सॉल्व कराएंगे इसे, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर देखो मैंने आपको जब जे की कैलकुलेशन करना बताया था तो बताया था मोर देन हाफ फील्ड के लिए L+S करते, मतलब ये L+S, लेकिन लेस देन हाफ फील्ड के लिए L-S करते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली लेस देन हाफ फील्ड की ही बात की गई है ना। देखो इसमें देखो फॉर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन ऑफ द लेंथेनाइड स्पिन कंट्रीब्यूशन S ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन L कपलिंग और गिवन क्वांटम नंबर J, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट व्हेन सेल इज लेस देन हाफ फील्ड। लेस देन हाफ फील्ड पे क्या काम आते हैं L-S लिखा रखा है, मोर देन हाफ फील्ड होता तो फिर L+ होता। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन देख सकते हैं, देखो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, कुछ खास इसमें है नहीं, सॉल्यूशन कराएंगे तो अपन देख लेंगे, है ना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी अपन पढ़ने की बात करते हैं, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जब उठाकर अपन देखते हैं तो सिलेबस कैसे होता है। सिलेबस होता है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एल्कोहल, है ना, इस तरह से एल्किन, एल्केन, एल्काइंस एटसेट्रा, इस तरह से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग, इस तरह से सिलेबस होता है ना। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब अपन इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको रटना बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे जब आपने एल्कोहल पढ़ा तो एल्कोहल का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल पढ़ोगे, है ना। इसी तरह से हर कंपाउंड का पढ़ते हैं तो उसमें रटना पड़ता है, 2 चैप्टर के बीच कोई लिंक नहीं होता। फिर बच्चों को क्या लगता है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा रटनी पड़ती, ठीक है। ऐसा ना करना पड़े इसीलिए अपन कैसा पढ़ाते हैं भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। जो भी स्टूडेंट आप है आपको अच्छी तरह से पता होगा अपन कैसा पढ़ाते हैं कि पहले जीओसी पढ़ाते हैं, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आइसोमेरिज्म जिसमें स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं, फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, उसके बाद फिर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, नेम रिएक्शंस वगैरह, पेरिसाइक्लिक वगैरह, इस तरह से अपनी ऑर्गेनिक चलती है। तो जब इस तरह से अपन पढ़ते हैं तो ऐसे केस में फिर आपको डिफरेंट चैप्टर को अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। एल्कोहल वगैरह कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये समझ लो जैसे अभी एल्कोहल है, अब एल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह है, जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, वो सब किसमें केमिकल जीआईओसी में चली जाती है, जर्नल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। एल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन वगैरह है, जो रिएक्शन देता है वो E1 रिएक्शन वगैरह, वो सब किसी में चला जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म में चला जाता है ना। इस तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात करें, जैसे एल्कीन पर जब अपन वाटर का एडिशन करवाते हैं वहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है ना। इस तरह से कई सारी और भी रिएक्शंस होती है, सब कुछ लिखा रखा है, तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म में चली जाती है ना। तो कुल मिलाकर हर कंपाउंड की जो रिएक्शन है इन चैप्टर के अंदर वो ऑटोमेटिक कंसिडर हो जाता है। किसमें, जर्नली किसमें, जीओसी हो गया, जर्नल है ना, जीओसी हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, इसके साथ साथ ही यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट और एफजीआई। बेसिकली इन चैप्टर के अंदर ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाता है, आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं। और इसका सबूत ये पेपर भी है, इसका सबूत मैंने आपको बताया ना, 140 में से 135 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं वो तभी पॉसिबल है जब सारा कंटेंट इसके अंदर आ गया हो।
है ना। तो यही एक तरह से इस बात का एविडेंस है कि अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं होती, अलग अलग पढ़ने पर रटना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन फिर आप सॉल्व भी नहीं कर पाते। इसलिए बेस्ट मेथड है चैप्टर को लिंक करते हुए पढ़े जैसा अपन पढ़ाते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और जो नेक्स्ट जो बैच होगा भैया, नेक्स्ट बैच में तो ये इन अगर छोटी मोटी कुछ कमी भी रही कोर्स को तो उसको भी 100% अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत ही पावरफुल आगे का काम होने वाला है, बच्चों को बहुत ज़्यादा उससे फायदा होगा। अब देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, 5 क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर के आई थिंक देख सकते हैं, है ना। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल देखो यहाँ पर बेसिक से क्वेश्चन है ना। अब जैसे यहाँ पर बोरिक एसिड है ना, अब बोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3 होता है, AH+ तो देता नहीं बल्कि OH- को लेता है ना। तो कुल मिला के वीक मोनोबेसिक है ना, यहाँ पर हो गया। तो मोनोबेसिक तो है क्योंकि एक ही OH- को लेता है, लेकिन ये प्रोटोनिक यहाँ पर क्या है, इट इज नॉट प्रोटोनिक एसिड, है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या है भैया, इट एक्ट एज लुईस एसिड, प्रोटोनिक एसिड भी नहीं, H+ थोड़ी देता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि H3BO3 का मतलब क्या होता है, BOH का होल 3, है ना। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के कारण लुईस एसिड की तरह भी काम करता है ना। ट्राई बेसिक नहीं होता, क्लियर है, क्योंकि ये तो मोनोबेसिक होता है। तो कुल मिला के ABC सही होगा, तो ABC इसमें आ रहा है ना। बाकी सॉल्व कराएंगे तो फिर विद कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर वगैरह बनाकर आपको मैं दिखाऊंगा, क्लियर है। यहाँ तक ये सिंपल IUPAC नाम है, तो IUPAC अपन GOC में कवर करते हैं। अगर IUPAC नोमेनक्लेचर आपको अच्छी तरह से आता है तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। और IUPAC अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो फिर इसी क्वेश्चन में आपको लग जाओगे, जो कि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑर्डर मैंने आपको डिक्टो लिखा रखा है ना। ऑर्डर के अंदर आपको पता है कि मैंने आपको लिखा रखा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, उसके बाद एरोमेटिक, उसके बाद हो गया फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, आगे और भी चीजें सीरीज के अंदर लिखा रखी है। तो ये तब होता है ऑर्डर जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक कंपाउंड ऐसा आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप फ्लोरीन आ गया, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक यहाँ पर C की हो गई, उसके बाद तो फिर ABD आ ही जाएगा, ABD तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट में बता रखा है। एरोमेटिसिटी बहुत जबरदस्त तरीके से आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करवा रखी है ना। तो बहुत अच्छे से सब स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन कर ही लिया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल यहाँ पर बेसिसिटी को एक तरह से यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है ना, इसको कंपेयर करवाया है ना। तो ये सब मैंने करवा रखा है ऑलरेडी बहुत अच्छे से GOC के अंदर आपको कवर, ठीक है। अब बात कर सकते हैं आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों होते हैं, है ना। लेकिन स्ट्रक्चरल से क्वेश्चन बाई चांस कभी कभी आ जाए तो बात अलग है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ना हमेशा पेपर, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से देखने को मिलता है। और सबसे खास बात है स्टीरियो आइसोमेरिज्म से अच्छे खासे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब जैसे ये सिंपल RS कन्फिग्रेशन है, बहुत अच्छे से मैंने आपको तरीका बता रखा है, ये कन्फर्मेशन से रिलेटेड है, फुल इक्लिप्स यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अच्छा यही अगर मान लो आप एल्केन एल्किन एल्काइन वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ये कहाँ पर पढ़ते हैं आप, ये आइसोमेरिज्म में एल्केन्स के अंदर पढ़ते हैं आप, है ना, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड एल्केन। लेकिन अपन ने वैसे नहीं पढ़ाया, अपन ने स्टीरियो केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ाया, तो ऐसे केस में फिर स्टीरियो के अंदर ऑटोमेटिक कवर हो गई ये चीजें, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे पढ़ने से क्या बेनिफिट होता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सिंपल सा केस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह का, है ना। यहाँ पर ये देखा जाए तो क्या है कि एक तरह से मिक्स कर रखा है IUPAC नोमेनक्लेचर प्लस स्टीरियो केमिस्ट्री को, है ना। तो EZ नोमेनक्लेचर वगैरह आपको आता है, IUPAC आपको आती है, तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं ना। बिल्कुल यहाँ पर कोन इंगोल्ड प्रीलॉग रूल एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे कि कैसे ऑर्डर सेट यहाँ पर करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर आपके नहीं होगा। देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा पहले आ गया, ऑक्सीजन का थोड़ा कम है, कार्बन का और कम है, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जबकि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो कुल मिला के ये सबके लास्ट में चला गया, है ना। तो एक एक स्ट्रक्चर को खोल खोल कर आपको बता रखा है कि प्रायोरिटी ऑर्डर आप कैसे डिसाइड करते हैं ना। तो जिस भी स्टूडेंट ने अच्छे से मेहनत करी होगी उसको लगा होगा कि यार सारा पेपर ही तो, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के सारा पेपर ही तो नोट से आ गया,
क्लासरूम स्टडी मटेरियल से आ गया, बाहर तो साला कुछ है ही नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेम रिएक्शन से 6 क्वेश्चन है, 12 नंबर के क्वेश्चन है, तो नेम रिएक्शन से भी ठीक ठाक क्वेश्चन इस बार आ गई, क्योंकि ज्यादा नेम रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से वुड्स रिएक्शन मैंने करवा रखी, फिर रेडिकल मैकेनिज्म से होते हैं। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत अच्छे से आपको करवा रखी है ना, जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो सिंपल क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे से करवा रखी है कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं। विटिक रिएक्शन का केस है जिसमें आपको कुछ बने विटिक एलाइड में से CH टोटाकरी ऑक्सीजन को हटाकर CH2 को ऑक्सीजन की जगह जोड़ना है, ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। बहुत अच्छे से करवा रखी है विटिक रिएक्शन वगैरह, है ना। बिल्कुल डायरेक्ट तरीका भी बता रखा है कि किस तरह से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ना। बेंजोइन कंडेंसेशन वगैरह बहुत अच्छे से आपको करवाई रखी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आप देख कर लग रहा होगा यार क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल से यहाँ पर आ रहे हैं, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा है। अब देखो इंटरमीडिएट इन रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, कई नहीं आ रहा इसके अंदर, क्या एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह, एल्कोहल ईथर अमीन्स वगैरह कई नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन सारे इन्हीं में से बैठ रहे हैं। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो भी वो इंडिविजुअल चैप्टर है ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। बहुत से बच्चे क्या उसके अंदर जो एक कोर्स है उसके अंदर भी ये ढूंढते हैं कि इसमें एल्डिहाइड कीटोन वगैरह दे, इनमें ये जरूरत नहीं है, उसे रटना पड़ता है। इस तरह से पढ़ने से रटना नहीं पड़ता। और एविडेंस क्या है, सारा पेपर आप देख सकते हैं आपकी स्टडी मटेरियल से, आपके कोर्स से है। और नेक्स्ट आने वाला जो बीच है उसके अंदर तो भैया अगर छोटी सी प्रॉब्लम भी इसके अंदर रह गई तो उसको भी वहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। 100% कंटेंट को काफ़ी हाई लेवल पर अपडेट किया जाएगा। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। तो ये सिंपल सी रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एल्किन है ना, एल्किन कौन से, सिस एल्किन है, सिस एल्किन पे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड डाइहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, सिन एडिशन कराता है, लिखा रखा है एज इट इज क्वेश्चन आया है। तो सिस पर सिस एडिशन होगा तो मीजो कंपाउंड बनेगा, एक ही तो ऑप्शन है ना। सब कुछ लिखा रखा है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हुआ है। ये होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का केस है, होफमैन ब्रोमाइड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आया है ना। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है, ये भैया क्वेश्चन आपका फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन का, जिसमें मैंने क्लियर आपको बता रखा है कि फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, AlCl3 इसको लेकर कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बनता है, जो रीअरेंजमेंट द्वारा 2 डिग्री में कन्वर्ट होता है, और फिर ये 2 डिग्री यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इसके साथ जुड़ जाता है, ये यहाँ पर आपका बन जाता है प्रोडक्ट, है ना। तो फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बहुत अच्छे से करवा रखा है ना। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप का केस ही है ना। तो कुल मिलाकर रिएक्शन मैकेनिज्म में से बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। ये पूरा मैंने जब सब्सटीट्यूशन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन या रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके अंदर काफी डिटेल में यहाँ पर बता रखा है कि अच्छा ये तो ऐसे भी SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ही रेट फास्ट होती है। तो भैया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। यहाँ पर अल्फा 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इसका बनेगा, फिर कम इसका, फिर इसका कम। तो ऑर्डर क्या होगा, BCDA। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा BCDA, है ना। क्लियर, जैसा कॉन्सेप्ट बता रखा है डिक्टो उठकर क्वेश्चन आए हुए हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सोल्व करेंगे काफी डिटेल में, समझ में आपके आ गया होगा। अब देखो ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, FGI मैं हमेशा बोलता हूँ कि FGI में क्या है कि इंटरलिंक कर दिया जाता है बहुत सारे चैप्टर को। लास्ट में भी मैंने इसकी क्लास ली थी जिसमें भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया था कि किस तरह से क्वेश्चन को लिंक किया जाता है। 12 क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन इसमें देखो मिक्स कर रखा है, एक तरफ तो इसका रिडक्शन करा रखा है एसिटिलीन का, एक तरफ बर्थ रिडक्शन करा रखा है। सिंपल रिडक्शन में सिन एडिशन होता है, ब्रिथ रिडक्शन जब अपन करते हैं तो ब्रिथ रिडक्शन में क्या होता है, ट्रांस एडिशन होता है। तो कुल मिला के A सिस होगा और B ट्रांस होगा। तो सिस ट्रांस यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये सिस है और ये ट्रांस है। हाँ, बहुत अच्छे से FGI के अंदर करवा रखा है, जैसा लिखा रखा है वैसे क्वेश्चन उठकर सीधे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना। बिल्कुल इसी तरह से ओजोनोलिसिस बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ना है ना। क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। अब इसकी बात करें, है ना, विक्टर मेल टेस्ट हो गया, है ना।
है ना, लगभग ये साइनोहाइड्रिन का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। कुल मिला के कार्बोनिल पर साइनोहाइड्रिन जोड़ना है, HCN जोड़ना है, और जो कंपाउंड बनेगा उसमें किरेल सेंटर देखना है। किरेल सेंटर तभी आएगा जब इधर और इधर दोनों ग्रुप अलग हो। तो दोनों ग्रुप अलग किसमें, इसमें CH3, इसमें हाइड्रोजन है, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसमें देखो CH3 H है, यहाँ पर C2H5 है ना, तो 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गए, है ना। तो कुल मिला के C डबल बॉन्ड O पर HCN का एडिशन करना है, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर अपन देख, अच्छा ये जो क्वेश्चन है देखो कितना सिंपल है। मैंने PCC वगैरह आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह बता रखा है। देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग है। तो देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है ना। आपसे पूछा है कि प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड, मतलब प्राइमरी एल्कोहल को केवल एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करना है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि एल्कोहल एल्डिहाइड में, प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड फिर किसमें, एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन एसिड में नहीं होना चाहिए, केवल एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रुके, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कट गया। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी कट गया। ये दोनों तो एसिड बना देंगे प्राइमरी एल्कोहल को। एल्डिहाइड पे रोकना है तो पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट पीसी से आपको लेना पड़ेगा ना। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बता रखा है आपको। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बिल्कुल ये सिंपल से केस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर FGI के, है ना, बहुत अच्छे से ये सारी चीजें मैंने आपको बता रहा। देखो ये मैंने आपको कपलिंग रिएक्शन ऑलरेडी बता रखी। कपलिंग रिएक्शन में देखो यहाँ पर क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन में देखो ये आपको पता है सिल्क सिंपल बेसिक मीडियम है, हल्का हल्का बेसिक मीडियम होगा तो OH में से H चला जाएगा, O- आएगा। ये हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो कुल मिला के इसके ऑर्थो पोजीशन पर कपलिंग होगी। कपलिंग हमेशा पैरा पर होती है, पैरा भरी हुई तो ऑर्थो पर भी होती है, लेकिन आपको पता है इसकी पैरा तो भरी हुई है तो कपलिंग कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर हो जाएगी। आपको FGI के अंदर डायरेक्ट सीधा सीधा नोट्स में ये दे रखा है। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो पता उसको लगेगा कि यार शायद सारा पेपर ही ऐसा तो नहीं है कि H गोल्ड क्लासेज के नोट्स को देखकर बनाया हो, ऐसा आपको लगेगा अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। ये सब रिएक्शन मैंने जो यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन पढ़ाया था, नाइट्रोबेंजीन वगैरह का नाइट्रो कंपाउंड का, उसके अंदर लिखा रखा है एज इट इज, है ना। एज इट इज क्वेश्चन उठकर यहाँ पर आया है। अब बात करें यहाँ पर, देखो ध्यान देना, आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो ड्रग्स एंड मेडिसिन नाम से आपको करवा रखा है, 3 क्वेश्चन है, 6 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है ना। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये ड्रग्स एंड मेडिसिन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है, सॉरी एनवायरमेंटल नहीं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, DDT से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रग से रिलेटेड है, जो उसमें अच्छे से मैंने बता रखे है आपको, ठीक है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, एंटी डिप्रेशन टाइप का। तो ये तो क्या रटने वाले क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं तो कुछ भी याद फिर नहीं होगा। पेरिसाइक्लिक से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आए। जनरली पेरिसाइक्लिक से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इस बार यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे दिए, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिअरेंजमेंट है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये तो सिंपल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, कोप रिअरेंजमेंट मैंने आपको बताई रखी है कि कैसे होता है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये सिर्फ 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है जो सुप्रा मोड में होती है। तो ये क्या हो गया, पाई टू सुप्रा, ये यहाँ पर हो जाएगा, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब आपके नहीं होगा। पॉलीमर की बात करें भाई, 3 क्वेश्चन है, पॉलीमर छोटा सा चैप्टर है, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है ना। तो ये इसमें तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से। समझ में आ गया। देखो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, मतलब बायोमोलिक्यूल्स, है ना, बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल्स में से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट रटने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कॉन्सेप्ट बेसिस पर है ना। तो कुछ खास यहाँ पर है नहीं इसमें। तो देखो ये पूछना है कि ग्लोबुलर प्रोटीन, देखो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना। तो उस तरह से ये सब अगर आपने पढ़ा होगा तो इजीली अटेम्प्ट कर दिया बाकी सॉल्व करेंगे तो अपन कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर ग्लूकोज की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज में क्या होता है, देखो एक तो होता है CHO, है ना, C डबल बॉन्ड O हो गया, और बाकी ग्रुप होते हैं उसमें OH ग्रुप होते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, NH2 तो C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ऑक्सीजन बना लेगा, है ना। और ये ओसाजोन फॉर्मेशन में काम में आता है, बता रखा है आपको, ठीक है ना। इसी तरह जो एसिटिक एनहाइड्राइड है,
ये भी ये OH के साथ ग्रुप रिएक्शन करके एक तरह से एसिटिलेटेड ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। सिप रिएजेंट एक्चुअली डायरेक्ट ग्लूकोज से रिएक्शन नहीं करता। एक्चुअली सिप रिएजेंट एल्डिहाइड ग्रुप से तो रिएक्शन करता है, लेकिन ग्लूकोज से क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं रहता, बल्कि उसका साइक्लाइजेशन हो जाता है। और साइक्लाइजेशन होता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज टाइप का केस, एंड साइक्लाइजेशन की वजह से सिप रिएजेंट उससे रिएक्शन नहीं कर पाता। लेकिन अगर सिंपल ओपन नॉर्मल एल्डिहाइड हो तो फिर सिप रिएजेंट रिएक्शन करता है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर आएगा ना 4 नंबर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा ना। ये सीधे स्ट्रक्चर है, नोट्स के अंदर आपको स्ट्रक्चर बता रखी है 2nd नंबर वाली, है ना। तो सीधे सीधे है, आपसे केवल साइटोसिन की स्ट्रक्चर पूछी मान लो, और साइटोसिन की जितने भी जो DNA RNA के अंदर जो नाइट्रोजन बेस वगैरह है सबकी स्ट्रक्चर उसके अंदर बता रखी है, लिखा रखी है ना। तो कुल मिलाकर सीधा कॉपी पेस्ट हुआ है, सीधा कॉपी पेस्ट हुआ है, अलग से कुछ भी यहाँ पर नहीं है ना। बाकी सेलुलोज, अब देखो यहाँ पर सेलुलोज की जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको बता रखी है ना। सेलुलोज की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो सीधा ये भी कॉपी पेस्ट हुआ है। और नोट्स के अंदर तो थ्योरी शीट के अंदर तो स्ट्रक्चर भी बनाकर बता रखी है ना। और उसी स्ट्रक्चर में से यहाँ पर बॉन्डिंग आपसे कुल मिलाकर पूछी है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन है 6 नंबर, है ना। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा ये देखो ग्लास, ये सिंपल है, जो एक तरह से अपन ग्रीन केमिस्ट्री या मैं अपन मान सकते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें जो परावर्तन होता है किसका, रेडिएशंस का, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो एक तरह से करवा रखा है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इसकी अगर बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, द इंटरमीडिएट रेडिकल फॉर्म्ड इन द चेन रिएक्शन फॉर ओजोन डिप्लीकेशन। ओजोन डिप्लीकेशन में कौन सा बनता है भैया, ClO बनता है। ओजोन डिप्लीकेशन उसके अंदर थ्योरी शीट के अंदर बता रखा है, उसमें आप देखना ClO वहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर अब देखो यहाँ पर एक्चुअली रेडिकल जनरेट करने में सबसे ज्यादा जो यूजफुल होता है ना वो क्या होता है, ClONO2, है ना। ये होता है, ये एक्चुअली सोर्स ऑफ, है ना, रेडिकल या रिजर्वायर ऑफ रेडिकल्स की तरह Cl रेडिकल का काम करता है। हालांकि N2 का रोल नहीं होता, लेकिन बाकी ऑप्शन में ऐसा कुछ मैच कर नहीं रहा है यहाँ पर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन इसी तरह से बात कर सकते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो जनरली क्या होता है कि NMR से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, IR से 1 या कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो जनरली पूरी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें यूवी विजिबल IR है उसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस बार में 3 क्वेश्चन आए, लेकिन 3 क्वेश्चन तीनों चैप्टर से कर दे, एक यूवी से, एक IR से, एक NMR से। तो NMR से ये क्वेश्चन है भैया, आप देख सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में आपको करवाऊंगा इसे, अभी आंसर देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है वो यूवी विजिबल से है, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है ना। तो आंसर आप मैच कर लेना, बाकी जल्दी ही इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। कंप्लीट पेपर का जो सॉल्यूशन होगा वो एक्चुअली पूरे पेपर का एक साथ नहीं होगा, बल्कि उसको अपन चैप्टर वाइज फॉर्म में रखेंगे, है ना। तो जो है इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स का एक वीडियो बन जाएगा, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स का एक वीडियो बन जाएगा। ऑर्गेनिक का जो वीडियो होगा उसी के अंदर स्पेक्ट्रम इंक्लूड होगी, और फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर का एक वीडियो बन जाएगा, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री का आएगा तो वैसे वैसे आएगा सॉल्यूशन, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन का एक साथ मिलेगा, है ना, थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन का एक साथ मिलेगा। उससे आपको अप्रोच करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया ना भाई सिलेक्शन 36 ही स्टूडेंट का होगा, 36 सीट है तो ज़्यादा का सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए आपको अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल भी पॉज नहीं करना है, प्रिपरेशन रेगुलर रखना है ना। और क्योंकि आपको पता है कि पीजीटी का केवल आरपीसी थोड़े, पीजीटी के और भी कई सारे एग्जाम होते हैं, प्रिपरेशन आपके रेगुलर होनी चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, बीच में बाकी जो पीजीटी लेवल के जितने भी एग्जाम हो वो भी आपको साथ के साथ ही देना है। हो सकता है नेक्स्ट आरपीसी का आपका जब भी एग्जाम होगा उसके पहले आपका किसी न किसी पीजीटी में सिलेक्शन हो जाए। और यकीन माने ये 140 में से 135 क्वेश्चन अभी आपके इसमें से आए, और नेक्स्ट एग्जाम का जो कोर्स हम अपडेट करेंगे, यकीन माने कि हम इतने 5 क्वेश्चन पे बाहर नहीं जाने देंगे, है ना।
कुल मिलाकर वो भी कंटेंट आपको उसी में से, वो क्वेश्चन भी आपको उसी में से देखने को मिलेगा कंटेंट, है ना। तो नेक्स्ट पेज में तो बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हम करने वाले, काफी ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट होगा, है ना। इसी का जलवा देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट में तो फिर होगा ही क्या, 100% कंटेंट को अपडेट किया जाएगा नेक्स्ट पेज में। तो ये ओल्ड कंटेंट भी उसके अंदर तो रहेगा इसी कोर्स के अंदर, उसके अलावा पूरा जितना भी स्टडी मटेरियल है, चाहे फिर वो वीडियो लेक्चर हो प्रत्येक चैप्टर के, चाहे फिर क्वेश्चन बैंक हो, या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, सबको कंप्लीटली अपडेट किया जाएगा, है ना। और हर तरह के क्वेश्चन को उसके अंदर कंसिडर किया जाएगा। बाकी समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताइए, बाकी सॉल्यूशन तो आपको प्रोवाइड करेंगे इसे, वहां पर आप देख सकते हैं। थैंक यू।